आज के इस उद्घाटन सत्र का विषय है परिवार एक अनादि संस्था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहते हैं कि वो कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने लालन पालन के लिए, भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसीलिए परिवार की व्यवस्था अनादिकाल से समाज में चली आ रही है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करते हैं। और कहते हैं कि एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रवेश के लिए हमें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता या फीस नहीं भरनी पड़ती, कहीं हस्ताक्षर नहीं करने पड़ते। किसी अन्य संस्था का सदस्य बनना हो तो हमें ये सब नियम पालन करने पड़ते हैं, कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन परिवार में जिस घड़ी शिशु जन्म लेता है उस पल से ही वो उस परिवार का सदस्य हो जाता है और उसकी समस्त जिम्मेवारी उस परिवार के सदस्यों की होती है। वहीं वो प्यार और दुलार प्राप्त करता है। बड़ा होते होते वो उस परिवार की रीति नीति मर्यादाएं सीखने लगता है, जो आगे चलकर उसके आचरण, व्यवहार और चरित्र को निर्धारित करते हैं। यदि परिवार का माहौल श्रेष्ठ माहौल होता है, विकास के अनुकूल होता है, तो बच्चा संस्कारवान, गुणवान बनता है और एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर समाज में आता है। लेकिन यदि माहौल में कलह क्लेश है, अनबन है, मन मुटाव है, तो ऐसे तनावग्रस्त वातावरण में जीना मुश्किल हो जाता है और वही बच्चे फिर अन्य स्थानों से प्रेम और मानसिक शांति ढूंढते हैं और इस कारण कई बार गलत आदतों और गलत संग का शिकार होने लगते हैं, जो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने लगता है। एक बार एक छोटे बच्चे से एक टीचर ने पूछा कि तुम इतना अच्छा और तहजीब भरा व्यवहार कैसे करते हो? तो बच्चे ने कहा, उसने ये पूछा कि तुमने कहाँ से सीखा? तो उसने कहा कि मैंने कहीं से सीखा नहीं, हमारे परिवार में सभी ऐसा करते हैं। तो एक सहज रूप से उसने उस बात को सीख लिया, क्योंकि परिवार में सभी मीठा बोलते हैं, सभी तहजीब से व्यवहार करते हैं, तो बच्चा स्वयं भी तहजीब से व्यवहार करने लगा। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से सर्वप्रथम सुनेंगे आदरणीय चक्रधारी बहन जी से। आप बहन जी से परिचित हो चुके हैं। आप ही महिला विंग की जनक हैं, महिला विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ आप दिल्ली में डेरावाल नगर स्थित केंद्र की एवं उससे संबंधित केंद्रों की संचालिका भी हैं। रशिया में भी कुल 25 सेवा केंद्र जो चलते हैं उनकी भी आप निदेशिका हैं। हाल ही में आपको एक्सीलेंस इन वुमेन वैल्यू एजुकेशन के लिए यूएनओ की तरफ से 2005 वर्ष का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और आपकी विशेषताओं के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। प्रीति को पावन बनाना आपसे सीखे कोई, सद्गुणों से जीवन सजाना आपसे सीखे कोई, जिंदगी के खुशनुमा सफर में हर लम्हा ये कह गया कि भगवान को अपना बनाना आपसे सीखे कोई। आदरणीय चक्रधारी बहन जी वो मुख्य वक्तव्य हमारे सामने रखेंगी। ओम शांति। आदरणीय मंच, उपस्थित प्रभु प्यारी सभा, आज का विषय आप और हम सब सुन रहे थे कि परिवार एक अनादि संस्था है। ये हम सब समझते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज का ताना बाना परिवारों से ही बना हुआ है। इसलिए ये परिवार अनादि संस्था है और इसके हम अनादि से सदस्य रहे हैं। जैसे कि अभी मंच सचिव बहन सुना रहे थे कि सर्वप्रथम जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी दिन से न कहकर ऐसा कहेंगे कि उसी क्षण से वे उस परिवार का मेंबर माना जाता है।
उस परिवार में जन्म देने वाले उसके माता पिता कहलाते हैं, और माता पिता के अन्य बच्चे या अन्य उनके संबंधी, कोई बहन भाई हैं, कोई मौसी मामा हैं, कोई चाची चाचा हैं, इस प्रकार से एक कुटुंब का, एक बड़े परिवार का एक वो सदस्य बन जाता है। वैसे किसी भी सभा सोसाइटी का अगर किसी ने सदस्य बनना हो तो उसे कुछ साइन करने पड़ेंगे, कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई फीस देनी पड़ेगी, कोई चंदा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। जिस श्वास उसने जन्म लिया उसी श्वास उस परिवार का मेंबर कहला गया। और हम सब समझते हैं कि धीरे धीरे ज्यों ज्यों वो बड़ा होता चला जाता है त्यों तो केवल मात्र एक परिवार का ही मेंबर नहीं रहता, लेकिन वो समाज का मेंबर बन जाता है, एक ग्राम का मेंबर बन जाता है, एक समाज और एक सभा का मेंबर कहलाता है। क्योंकि उसके माता पिता के अपने भी माता पिता हैं और उन माता पिता का भी अनेक परिवारों से संबंध है। उनके अपने बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ा समाज, उसका वो स्वयं को मेंबर समझने लगता है। ठीक हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी को एक परिवार का मेंबर बनना आवश्यक है, क्योंकि परिवार जब जन्म देता है बच्चे को तो जन्म के साथ ही उनकी जिम्मेवारी हो जाती है अब उस बच्चे का लालन पालन करना, उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखना, और उस परिवार की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, कुछ अपने रीति रस्म रिवाज होते हैं। अब उस रीति रस्म रिवाज के अनुसार वे चलने लगता है। और हम आज देख रहे हैं कि जैसे मैं आपको सुना रही हूं कि परिवारों का समूह ही एक समाज और समाज का समूह ही एक देश कहलाता है। किसी भी परिवार से हम समझ सकते हैं कि वहां के देश की कंडीशन क्या होगी, जिसका मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बताती हूं। हमारे विदेश में रहने वाले इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के सह प्रशासिका जब एक बार रशिया देश में हमारे पास आई तो उन्होंने मॉस्को में आते ही हमको कहा कि आप मुझे 2-3 परिवारों से अवश्य मिलाना। मैंने सोचा ऐसा आते ही मुझे आदेश दिया, जबकि बहुत से परिवार कई बार ये इच्छा रखते हैं कि बहनें हमारे पास आए, लेकिन हम कुछ व्यस्तता के कारण ऐसा बोल देते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता। और कभी ऐसा भी समझते हैं क्योंकि वहां आने वाले नियमित प्रतिदिन के विद्यार्थी लगभग 500 हैं जो प्रातः की क्लास करते हैं, और आज अगर हम एक के यहाँ जाएंगे तो कल दूसरों को विचार आ सकता है कि आप हमारे यहाँ भी आइए। लेकिन हम कभी कहीं जा नहीं पाए, और दादी जी ने आते ही हमको कह दिया कि आप मुझे 2-3 फैमिलीज को अवश्य मिलवाना, मैं उनके यहाँ जाना चाहूंगी। मुझे आया ये तो अच्छी बात है, उनका भाग्य खुल गया जो कब से हमें बुलाते थे, और आज दादी जी ने स्वयं ही इच्छा प्रकट की है। लेकिन मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि दादी ये जानना चाहती थी कि देश किस प्रकार का है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, और उनके रहन सहन खान पान से उनकी हर चीज को जाना जा सकता है, ताकि उन्हें उसी प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी जा सके और इसी प्रकार की उन्हें गाइडेंस मिल सके। बिल्कुल सुंदर बात लगी, क्योंकि आज हम समझते हैं अगर एक परिवार के सभी मेंबर्स सुशिक्षित हों, सुसंस्कृत हो, और उनका जीवन स्वावलंबी हो और अपने ऊपर निर्भर जीवन हो, तो आप समझ सकते हैं ऐसे परिवार के मेंबर्स जहां भी जाएंगे अपने साथ शांति और सुख का वातावरण लेकर जाएंगे। वे जहां भी रहेंगे वहां कलह कलेश अनबन लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी चीज नहीं होगी। और अगर इसके विपरीत कुछ ऐसा परिवार हो
जहां के फैमिली मेंबर सुशिक्षित नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, सुअनुशासित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके घर की दशा कैसी होगी। अवश्य कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा आपसी अनबन के कारण किसी पक्षपात रहित व्यक्ति को उनके घर में समय प्रति समय फैसले के लिए जज बनना ही पड़ता होगा। और इस प्रकार के परिवार के व्यक्ति अगर कहीं अन्य स्थान पर चले जाएं तो वहां भी कलह क्लेश का वातावरण अवश्य फैलाएंगे, अपने साथ तनाव को जरूर लेकर जाएंगे और उन्हें किसी वकील का और न्याय के लिए किसी जज का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। और हम ऐसा समझते हैं, अगर किसी परिवार के अंदर इस प्रकार का वातावरण हो, कलह क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपसी व्यवहार श्रेष्ठ ना हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा परिवार एक चिड़िया घर से भी बदतर परिवार देखने में आएगा। क्योंकि चिड़िया घर में भी हम देखते हैं जितने भी जीव प्राणी होते हैं वह अपने प्रकार के अहातों में रहते हैं, अपने प्रकार के स्थान में पिंजरे में उन्हें बंद रखा गया है। ठीक है, वो अपनी मर्यादा में अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन एक दो पर आघात नहीं पहुंचाते क्योंकि वो अपने अपने अलग अलग स्थान पर हैं। लेकिन अगर एक परिवार में कुछ सभ्य प्रकार के प्राणी आ जाएं और कुछ असभ्य प्रकार के प्राणी आकर मिल जाएं और कुछ परिवारों का सम्मिश्रण हो जाए, तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार के परिवारों में किस प्रकार का दृश्य देखने में आएगा। एक जेल के अंदर भी आज हम देखते हैं अलग प्रकार के कैदी अलग प्रकार के बैरक में होते हैं। हर प्रकार के कैदी को इकट्ठा नहीं रखा जाता है, लेकिन एक घर के अंदर एक के विचार बिल्कुल तमोगुनी हैं, आहार बिल्कुल तमोगुनी है, और एक के विचार आहार सतोगुनी और श्रेष्ठ है, और दोनों को इकट्ठा ही रहना पड़ता है। आप विचार कीजिए, ऐसा जीवन क्या जीवन लगेगा? इस प्रकार के जीवन से क्या मनुष्य सुखी, शांत या आनंदित हो सकेगा? और आज मनुष्य की ये दशा हो चुकी है कि उसने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, आंखों की खिड़कियां खोल दी हैं। इस प्रकार के भद्दे दृश्य देखने के लिए मनुष्य सदा लालियत हो चुका है। घरों में आज थोड़ा समय बैठकर एक दो को दिल लेना, एक दो को दिल देना, एक दो की बात समीपता से जानना, एक दो को समीपता से अपनी बात देने का समय कहाँ मिलता है? बस घर का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही रिमोट के द्वारा टेलीविजन का स्विच ऑन हो जाता है, सीरियल चल रहा है, कहीं सीरियल ना मिस हो जाए। और उसी स्थल पर जहां टेलीविजन में दृश्य आ रहा है, सास ससुर भी बैठे हैं, बहू बेटा भी बैठे हैं, मेहमान और नौकरानी भी बैठे। जहां कहीं लाज होती थी, शर्म होता था, बड़े छोटे का कुछ लिहाज होता था, लेकिन आज ये सब चीजें समाप्त सी होती दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि 50 वर्ष पूर्व शायद कभी ऐसा सोचा भी ना होगा कि घर फिल्म हॉल से भी बदतर बन जाएंगे। चलो फिल्म हॉल में 3 पिक्चर दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे, घर में सुबह से लेके छुट्टी है, आज शाम तक कई स्थानों पर हमने देखा, और एक जगह मैंने देखा 3 टेलीविजन लगा के बच्चे बैठे हुए। मैंने कहा बेटा 3 टेलीविजन क्यों लगाए हुए? देखने वाले तो आप इकट्ठे ही बैठे हो। पता नहीं दीदी किस चैनल में क्या आ जाए, इसलिए हमने सब चैनल को सामने रखा हुआ है। जिस चैनल में बढ़िया प्रोग्राम आएगा वो चैनल देखेंगे। आप सोचिए क्या घर की दशा हो चुकी। यहां तक मैंने ट्रेन में बहुत सुंदर दृश्य देखा, सुंदर ही कहकर गुजारा हो सकता है। पति पत्नी आपस में बैठे हैं, ना जाने क्या चर्चा हो रही है, बड़ी गहन चर्चा में बैठे आपस में जुड़कर। छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है और वो खोला हुआ है रेडियो, और उस बच्चे के कान में वो लगाया हुआ सुनने के लिए। आप सोचिए कपोल बच्चा, इतना नन्हा सा बच्चा,
जिसके कानों में वो लगा दिया गया ताकि रोए ना, और वहां के जो गीत आदि चलते वो बच्चा सुनता रहे, और हम अपने जिस क्रीड़ा में बैठे हैं वो क्रीड़ा हमारी चलती रहे। सोचिए ये आज के मानव की दशा हो चुकी। हम समझ सकते हैं कि अगर परिवारों की इस प्रकार की दशा चलती चली जाए, और हमेशा ये बात होती है अगर कोई चीज प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे वो बहुत वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आज सभी परिवारों की ऐसी दशा है, कुछ परिवार इससे अच्छे हैं, कुछ उससे भी अच्छे हैं, लेकिन जब कोई चीज खराबी की शुरू होती है तो खराबी को बढ़ने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से वो खराबी बढ़ती चली जाती। आज मनुष्य ने वो श्रेष्ठ शिक्षा जो बापूजी की दी हुई शिक्षा थी कि ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, और हम साथ ही कहते ना बुरा सोचो, आज इस शिक्षा को बहुत बड़े लोहे के संदूक में बंद करके काफी गहरा खड्डा खोद कर मनुष्य ने उसके अंदर दबा दी है ताकि शिक्षाएं सुनने को मिले ही ना। आप सोचिए जब परिवारों की ये दशा होगी तो देश की क्या दशा होगी, और जब इस प्रकार के देश की दशा होगी तो हमारा संसार किस कगार पर आकर खड़ा हुआ होगा। और आज दिनों दिन ये दशाएं हमको देखने को मिल रही हैं। इसलिए इस समय ऐसा उचित समझा गया कि गिरती अवस्था को थामा जाए, ऐसा ना हो कि उसको गिरने ही दिया जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाढ़ बहुत तेजी से आती है या प्रकृति प्रकोप आते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मरना अवस्था में अभी मरे नहीं, उनका तो ध्यान नहीं रखा जा रहा, लेकिन जो अभी जीवित होने की जिनमें आशा है कम से कम उनको तो बचा लिया जाए। ठीक है, जो बिल्कुल मरना अवस्था में है, लगता है शायद ही बचेंगे, उन पर सारी टीम लग जाए, इससे वो टीम थोड़ी तो अवश्य उन पर भी लगे, लेकिन ज्यादा टीम उस पर लगे जो अभी थोड़ी उनकी अवस्था ऐसी है कि उनको बचाया जा सकता है। और आज संसार भी सचमुच ऐसी दशा पर आकर पहुंच चुका है। हम ऐसा समझते हैं कि परिवारों में रहना भी जरूरी है, क्योंकि परिवार भी एक प्रयोगशाला है। ये प्रारंभ से जो चली हुई चीजें कोई गलत नहीं चली हैं, क्योंकि एक मेंबर के संस्कार दूसरे मेंबर के संस्कारों के समान नहीं होंगे। इस धरा के इस सृष्टि रूपी मंच के दो एक्टर्स हैं, और दो एक्टर एक ही बराबर का रोल अदा करें तो दो एक्टर बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। एक्टर भिन्न हैं, संस्कारों में भिन्नता है, भिन्नता होने पर भी टकराव तो ना हो। और अगर परिवार के अंदर इकट्ठे रहते हैं, संस्कार भिन्न होने पर भी हम कभी साक्षी बनकर अपनी राय दे देते हैं, लेकिन औचित्य बात का बता देने के पश्चात साक्षी बन जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार अपनी बात का औचित्य बता देने के बाद उस बात को हम सही कराने के लिए डट जाते हैं, अड़ जाते हैं, जिद पर उतर आते हैं, जिससे आपसी कलह क्लेश हो जाता है। ठीक है, आपकी बात उचित है, दूसरा कुछ बात को ज्यादा फोर्स से कह रहा है और आप समझते उचित नहीं है, तो आप अपनी बात का औचित्य अवश्य बता दीजिए, और बता देने के बाद थोड़ा साक्षी बन जाइए। अब जो होगा साक्षी दृष्टा होकर उसको देखिए। अगर आप कहते हैं इसका नुकसान होगा, तो आप समझिए कि इस नुकसान को कुछ सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके भी वो कार्य हो ही जाएगा, और बिना लड़ाई झगड़े के अगर वो कार्य होता है तो चलो मिलजुल कर उसको सहन करके ठीक कर लिया जाएगा। हम ऐसा समझते हैं कि परिवार को छोड़कर, अगर परिवार में कोई डिफेक्ट आ जाए उसको छोड़कर भाग जाना, ये तो बड़ा सरल है। लेकिन जिन संस्कारों से परिवार सुखद नहीं है, आपसी मन मुटाव है, क्यों नहीं हमको इस प्रकार की शिक्षा ले जाए जिससे हमारे उन संस्कारों पर काबू पाया जाए, अपने स्वभाव को जीता जाए। जैसे अभी अभी गीत सुना कि हमारे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्लोगन है। आप किसी को परिवर्तित करने के लिए जिम्मेवार नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के जिम्मेवार तो बनिए।
अगर आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं तो आपका परिवर्तन औरों को परिवर्तित करेगा। जैसे सुंदर एग्जाम्पल बहन ने सुनाया बच्चे का, और मैं भी आपको छोटे बच्चे की गाथा ही सुनाती हूँ कि किस प्रकार बच्चे भी माँ बाप के एक्शंस को देखते हैं, शिक्षा नहीं सुनना चाहते। आज छोटा सा बच्चा भी कहता है मुझे सब मालूम है, नहीं बात को सुनना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज उसके हृदय पर छाप डालती। जिस पर वह बड़ी प्रसिद्ध सी गाथा है कि एक बार माँ, एक भक्तन माँ थी और भगवान को हमेशा भोग लगाया करती थी, और भोग लगाने के पश्चात ही बच्चों को भोजन दिया करती थी। और जब कभी बच्चा भोजन नहीं खाता था तो डांट कर डपट कर भी उसे भोजन जरूर खिला देती थी। लेकिन बच्चे ने नोट किया कि मेरी माँ रोज भोग लगाती है, और भोग लगाकर जब वो वापस भोग लाती है तो गिलास भरे का भरा ही दूध का होता है, चपाती पूरी की पूरी चपाती होती है। भगवान जी खाते क्यों नहीं? क्योंकि उसे मालूम है कि जब मुझे खिलाती है और मैं नहीं खाता तो मुझे चपेट दिखाती है, और भगवान जी को लगाती और साबुत गिलास वापस ले आती है और पूरी चपाती वापस आ जाती है। नोट करता रहा। एक दिन कहते माँ घर में नहीं थी, उसने दूध का भरा गिलास और चला भगवान की मूर्ति के सामने, लिया हाथ में छोटी सी एक छड़ी पकड़ ली और छड़ी पकड़ के कहा भगवान ये दूध आपको पीना होगा। रोज मेरी मम्मी आपको दूध पिलाती है और आप रोज नहीं पीते हो, आज आपको दूध पीना होगा। बड़ा सुंदर वो दृश्य दिखाते हैं कि बड़े ही भोलेपन में, अनजानपन में वो छड़ी दिखाता हुआ दूध आगे करता है, और इतने में मूर्ति का मुख खुल जाता है और वो दूध पीने लगता है। और फिर आवाज लगाता है सारा ही पी जाओगे कि मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ोगे? और बाकी थोड़ा दूध उसने बचा कर ले आया और लाकर किचन में रख दिया। माँ जब घर में आई, आकर देखा क्या दूध कम कैसे हो गया है, का बेटा बिल्ली आई थी, कौन आया था, दूध कैसे कहाँ चला गया? तो बच्चा बोलता है मम्मी रोज आप भगवान को दूध पिलाते थे, नहीं पीता था, आज मैंने छड़ी दिखाई, उसको डर के मारे उसने दूध पी लिया, मैंने बचा के थोड़ा दूध अपने लिए रखा है। माँ आश्चर्यचकित हो गई, भगवान ने कैसे पिया होगा? लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है, बात तो लंबी है आगे, लेकिन मैं यही इसको स्टॉप करते हुए यही बताती हूँ कि बच्चा चाहे छोटा है लेकिन माँ बाप की एक्टिविटी को नोट करता है। इसलिए हम बच्चे को कई बार कहते बेटा ऐसे नहीं करते, वो देखता है हाँ मम्मी तो कर लेती है, भले मम्मी किसी कारण से कर लेती है, लेकिन वो भी मम्मी को बताना होगा। ये क्या करता है, ये नहीं कर, वो भी ऐसे ही बोलता। हम कहते धीरे बोल, मैनर से बोला जाता है। मैं बच्चे से कितना मैनर से बोलती हूँ और मैं कितना धीरे बोलती हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये भी एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं कुछ बोल हमारे बेकार अवश्य होते हैं। जब ज्यादा बोलने के साथ ऊंचा बोलते हैं, बात बड़ी अच्छी कही, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन जो है, देने का जो तौर तरीका है वो सुंदर ना होने के कारण कई बार दूसरा प्राणी उसे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि बात अच्छी कही लेकिन माधुर्य से नहीं कही, और वो मिठास से ना कहने के कारण किसी को बात पसंद नहीं आई। इसलिए परिवार तो परिवार है, लेकिन परिवारों के अंदर जो एक बच्चा मेंबर बना है, उस मेंबर के प्रति अब हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा जीवन किस प्रकार का हो जाए। मुझे ऐसा आता है, बच्चा जब तक नहीं, माता पिता स्वतंत्र हैं, लेकिन बच्चे के आने पर माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल बच्चे को पढ़ाने में, उसके पालन करने में, उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए उसकी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं, लेकिन उसको अपने चरित्र की भी ड्यूटीज बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब उसकी नैतिकता का प्रभाव उस तक सीमित नहीं रहेगा, अब परिवार के मेंबर्स तक जाएगा। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये कहना है कि परिवार प्रारंभ से थे और परिवार सदा रहेंगे, क्योंकि परिवारों की नागरिकता होना जरूरी है, परिवारों का सदस्य होना जरूरी है।
परिवार मनुष्य के लिए सुख आनंद का साधन बन जाते हैं, एक आपस का संगठन। लेकिन आज के परिवारों की दशा देख रहे हैं, अलगाववाद पनप रहा है, एक दो के साथ स्नेह नहीं स्वार्थ हो रहा है। और हम देखते जा रहे हैं, या तो बच्चे माता पिता की पालना से दूर हट रहे हैं, उनकी पालना नहीं लेना चाहते हैं, या माता पिता को समय नहीं कि अपने बच्चों को सही पालना दे, जिस कारण बच्चे कई प्रकार के व्यसनों में उलझ जाते हैं। और फिर हम ये कहते हैं बच्चे कई प्रकार की गलत सोसाइटीज में चले गए, उनको प्रारंभ से लेके ऐसी पालना चाहिए थी। आपने आते ही बच्चे को खिलाया पिलाया तो सही, लेकिन थोड़ा ऐसे बन के, चाहे फादर है या मदर है, बच्चे से बैठ के आज बच्चे कैसा रहा स्कूल का सिस्टम, आज क्या हुआ सारा दिन, थोड़ा उसके दिल को लेने की बात भी हो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य जहां भी जन्म लेता है, उसके पीछे उसके किए हुए कुछ पूर्व के कर्मों का कारण होता है, और उस कर्मों के परिणाम में उसका जन्म होता है, और उसके अनुकूल उसका जीवन चलता है। अगर कोई घर छोड़ के चला भी जाए तो समाज में रहना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि संसार बना ही इकाई इसकी परिवार है, और उसके परिवारों का ही समूह समाज है। साधु भी बन जाए, संत भी बन जाए, तब भी उसके चेले उसको संगी साथी बनाने पड़ेंगे, एक झोपड़ी बना के, कोई स्थल बनाकर रहना पड़ेगा। हम कहीं भाग नहीं सकते। जो हमने किए कर्म, उन कर्मों का फल और उन कर्मों का दंड प्राणी को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कहां भी चला जाए। इसलिए कर्म सिद्धांत को जानना ये बहुत आवश्यक है, और अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाना ये बहुत आवश्यक है। और अपने परिवारों को एक परिवार ही नहीं, लेकिन एक सुंदर, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुसभ्य परिवार बनाना, ये मैं समझती हूँ परिवार के बड़ों का फर्ज बनता है। और अगर ऐसी ही संकल्प करके आज जितने आप सब बैठे हैं, अगर यही संकल्प करके जाएं, केवल अपने परिवारों को श्रेष्ठ बनाने का ही संकल्प कर लीजिए, अन्य परिवारों की चिंता ना कीजिए, तो मैं समझती हूँ श्रेष्ठ संसार बनाने के लिए एक स्टेप प्रारंभ करके आप यहाँ से गए। ऐसी शुभ आकांक्षा और शुभ आशा हम आप सबसे रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।